हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, जिसको अब सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उस पार्ट 1 में मैंने सारी इसकी बेसिक बातें बताई हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए पार्ट 2 वाली, तब आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आएगा। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जो पुरातत्वविद लोग होते हैं, जो पुरानी-पुरानी वस्तुओं की खोजबीन करते हैं, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, वो संस्कृति शब्द का प्रयोग ऐसी वस्तुओं के लिए करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, पुरानी होती हैं और एक विशिष्ट शैली की बनी होती है, डिफरेंट टाइप्स की बनी होती हैं, डिफरेंट डिज़ाइन होता है उनका और तो और वो एक ही क्षेत्र से पाई गई होती हैं और एक ही टाइम पीरियड से संबंधित होती है। तो ऐसी वस्तुओं के लिए जो पुरातत्वविद लोग हैं, वो संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। हमें हड़प्पा सभ्यता से बहुत सी पुरानी वस्तुएँ मिली हैं, जैसे दाढ़ी वाले बाबा मिले हैं, टेराकोटा का खिलौना मिला है हमें, बुल सील मिली है हमें, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। तो ऐसी वस्तुओं के लिए हड़प्पा हाँ, ऐसी वस्तुओं के लिए जो पुरातत्वविद लोग हैं, वो संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका टॉपिक नंबर 2 है, उसमें हमें पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह के लिए क्या-क्या काम करते थे। तो जीवन निर्वाह का मतलब है वो भोजन किस-किस विधियों द्वारा वो क्या करते थे, प्राप्त करते थे। या क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन-कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे, इसके ऊपर हमारा टॉपिक नंबर 2 है। तो बताया गया है इस टॉपिक में कि हड़प्पा शहर के लोग पेड़-पौधों से और जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। हाँ, ये लोग खेती भी करते थे, तो यहाँ पे खेती के भी हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है जो सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ सिंधु की कौन-कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं और इनमें हर साल बाढ़ आती थी और बाढ़ आने के कारण इसमें क्या आती थी? जलोढ़ मृदा आती थी। जलोढ़ मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो हड़प्पा शहर के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, यहाँ पे फसलें उगाते थे, खेती भी करते थे। तो यहाँ पे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, इन सब के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें हड़प्पा शहर में जब हमने खुदाई की तो यहाँ पे हमें 9 फसलें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमें बाजरे के दाने के साक्ष्य और चावल के दानों के भी साक्ष्य मिलते हैं। जो बाजरों के दानों के साक्ष्य हैं, मतलब बाजरों के दानों के जो प्रूफ हैं, वो हमें गुजरात राज्य से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हमें चावल के दाने भी देखने को मिलते हैं। चावल के दानों के साक्ष्य हमें लोथल शहर से प्राप्त होते हैं। और तो और हमें ये बताया गया है कि ये लोग जानवरों को क्या करते थे, कई जानवरों को मार के या उनका शिकार करके या उनको पाल के भोजन प्राप्त करते थे। जैसे यहाँ पे हमें मछलियों की हड्डियाँ देखने को मिलती हैं, पक्षियों की हड्डियाँ देखने को मिलती हैं, जिससे हमने ये अनुमान लगाया है कि यहाँ के निवासी इनको खाते होंगे। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे, तो यहाँ पे हमें भेड़ भेड़ के अवशेष, बकरियों के अवशेष, भैंसे, सूअर आदि जानवरों के भी अवशेष देखने को मिलते हैं। जिससे हमने ये अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन करते होंगे और इन जानवरों को दूध और मांस के लिए पालते होंगे। यहाँ पे हमें जंगली जानवरों की भी हड्डियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे जो वराह होता है, जो सींग वाला हो सूअर होता है, उसको बोला जाता है वराह। हिरण की हड्डियाँ हमें देखने को मिलती हैं, घड़ियाल की भी हड्डियाँ देखने को मिली हैं, तो इससे हमने ये अनुमान लगाया है कि ये लोग क्या करते होंगे, इन जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते होंगे। तो ये हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के तरीके थे और या जीवन निर्वाह के तरीके थे, या तो ये आर्थिक गतिविधियाँ करते थे, या तो ये कृषि करते थे, या तो ये जानवरों को पालते थे, पशुपालन करते थे, या तो जंगली जानवरों का शिकार करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते थे। ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है, जो एक-एक नंबर के लिए बहुत बार पूछा गया है, जैसे बाजरे के दानों के जो साक्ष्य हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? गुजरात से मिलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। चावल के दानों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये 1 मार्कर में बहुत बार पूछे गए हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 है कि अभी मैंने बताया कि ये लोग कृषि करते होंगे। तो कृषि क्या यहाँ पे कृषि हमें कैसे पता लगा कि ये लोग कृषि करते होंगे? और अगर कृषि करते हैं तो कृषि की कौन-कौन सी टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं? ये आपका टॉपिक नंबर 3 है। तो हमें यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे हमें यहाँ पे अनाज के दाने देखने को मिलते हैं। अनाज के दाने के साक्ष्य हमें मिले हैं, अनाज के दानों के हमें प्रूफ मिले हैं, जिसके आधार पर हमने कहा है कि ये लोग क्या करते होंगे, कृषि करते होंगे। लेकिन हमें कृषि की जो विधियाँ हैं, मतलब कृषि कौन-कौन सी टेक्निक्स थी कृषि की, वो हमें बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। यहाँ पे हमें वृषभ का चित्र यानी बैल का चित्र देखने को मिलता है इनकी मोहरों पर।
और यहाँ पे हमें बुल वाली सील भी देखने को मिलती हैं। तो इससे हमने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कि ये लोग इस जानवर का प्रयोग खेतों की जुताई के लिए करते होंगे। यहाँ पे खेतों को जोतने के लिए हमें मिट्टी के हल देखने को मिलते हैं। मिट्टी के हल, तो मिट्टी के हल हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली शहर से प्राप्त हुए हैं, जो कहाँ पे है? हरियाणा में है। यहाँ पे हमें जुते हुए खेत देखने को मिले हैं, जुते हुए खेत कहाँ पे देखने को मिलते हैं? कालीबंगन में देखने को मिलते हैं। पुरातत्वविदों ने तो यहाँ तक अनुमान लगा लिया है कि ये लोग वर्ष में 1 नहीं कम से कम 2 फसलें ये लोग उगाते होंगे। और जो ज़्यादातर हड़प्पा शहर था, वो शुष्क था, अर्ध शुष्क इलाके में था, मतलब यहाँ पे पानी की कमी थी और सिंचाई की सुविधाओं की कमी थी, इसलिए नहरों का निर्माण करवाया गया था, जलाशयों का निर्माण कराया गया था, कुओं का निर्माण कराया गया था। यहाँ पे हमें जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में एक शहर है जिसका नाम है शोतुघई। शोतुघई एक शहर है, जिससे हमें अफ़गानिस्तान में एक शहर है शोतुघई, जहाँ से हमें नहरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। नहरों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। एक शहर है धोलावीरा, धोलावीरा जो गुजरात में है, यहाँ से हमें एक बहुत ही बड़ा जलाशय प्राप्त हुआ है, जिससे हमने ये अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनका प्रयोग सिंचाई सुविधाओं के लिए करते हों। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, देखिए सबसे पहला जीवन निर्वाह के तरीके था, दूसरा टॉपिक था हमारा कृषि की कौन-कौन सी सुविधाएँ, कृषि की कौन-कौन सी विधियाँ हैं या कृषि की कौन-कौन सी टेक्निक्स है, ये हमें पढ़ना था। जो 4th टॉपिक है उसमें ये बता रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की विशेषताएँ बताती है। तो जो हड़प्पा शहर है वो अपने पूरे विश्व में जाना जाता है नगर नियोजन के लिए, मतलब अपनी वास्तुकला के लिए, अपनी मतलब फुल प्रूफ प्लानिंग के लिए। यहाँ पे जितने भी घर देखने को मिलते हैं, वो फुल प्रूफ प्लान करके बनाए गए थे। तो यहाँ पे जो सबसे पुराना और सबसे भव्य स्थल हमें देखने को मिला है या सबसे भव्य शहर देखने को मिला है, वो है मोहनजोदड़ो। कहा जाता है ये बड़ा ही अत्याधुनिक शहर था और इसे बहुत ही मतलब अच्छे से वेल प्लान तरीके से इस शहर को क्या किया गया था, बनाया गया था। इस शहर के बारे में अगर बात की जाए तो इस शहर को 2 पार्ट्स में बनाया गया था। सबसे पहले वाले को दुर्ग बोला जाता था और दूसरे वाले को निचला शहर बोला जाता था। जो दुर्ग था वो छोटा शहर था और ऊँचाई पे बसाया गया था। लेकिन जो निचला शहर था वो काफ़ी बड़ा था और ये थोड़ा-सा नीचे बसाया गया था। यहाँ पे जो दुर्ग है उसमें ज़्यादातर जो घर होते थे वो कच्ची ईंटों पर बने होते थे। कच्ची ईंटों का मतलब चबूतरा बनाया गया होता था। ऐसा चबूतरा बनाया गया था और फिर उसके ऊपर क्या बने होते थे, ऐसे घर ये लोग बनाकर रखते थे। ठीक है, ऊँचाई पे बनाकर रखते थे। जो निचला शहर था, वहाँ पे हमें कुछ घर चबूतरे पे देखने को मिलते थे। ज़्यादातर जो निचला शहर था, वो रहने के लिए प्रयोग किया जाता था और दोनों ही शहरों को चाहे दुर्ग हो, चाहे निचला शहर हो, दोनों को ही दीवारों से घेरा गया था। तो इन दोनों में डिफ़रेंस पूछा जा सकता है। तो दुर्ग क्या था? छोटा शहर था और ये बड़ा शहर था। ये ऊँचाई पे बसाया गया था, ये नीचे बसा हुआ था और ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पे ज़्यादातर घर बने रहते थे दुर्ग के। लेकिन जो निचला शहर था, उसके कुछ ही घर चबूतरे पे बने होते थे। और दोनों ही शहरों को दीवारों से क्या कर दिया गया था, घेरा गया था। आपकी बुक में ये फ़ोटो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये बनाया गया है दुर्ग। ये देखिए, ये आपको दुर्ग दिख रहा होगा, ये पूरा स्थल है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही छोटे-छोटे घर बता रखे हैं, कहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें हैं, ये बता रखी हैं, तो ये दुर्ग है। और ये देखिए निचला शहर बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना बड़ा दिख रहा है। तो ये दुर्ग शहर था और ये निचला शहर था। और ये देखिए दुर्ग को और बड़ा मैंने कर रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कौन-कौन से ये पूरा स्थल दिख रहा है। यहाँ पे विशाल स्नानघर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बहुत ही विशाल स्नानघर देखने को मिलेगा। ये देखिए विशाल स्नानघर दिख रहा है। यहाँ पे विद्यालय देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए मुख्य सड़क देखने को मिल रही है। तो बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान तरीके से इन शहरों को बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे जितने भी शहर हमें देखने को मिले हैं ना, वो ज़्यादातर शहर जितने भी शहर हमें देखने को मिलते हैं, वो ज़्यादातर ऊँचाई पे बसाए गए थे। ऊँचाई पे इसलिए बनाए गए थे क्योंकि जो सिंधु नदी थी और उसकी सहायक नदियाँ थी, उनमें हर साल बाढ़ आ जाती थी और बाढ़ से बचाव के लिए यहाँ पे ज़्यादातर घर ऊँचाई पे बनाए गए थे। और तो और यहाँ पे जितने भी घर बनाए गए थे, वो पक्की ईंटों से बनाए गए थे। हाँ, पक्की ईंटों से। देखा है, जैसे अगर हम लोग गाँव में देखते हैं तो आज भी हमें मतलब अगर आज से 20 साल, 30 साल पीछे चले जाएँ, तो हमें ज़्यादातर कच्चे कच्चे मकान देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचिए आज से 4600 साल पहले जितने भी घर देखने को मिले हैं, यहाँ पे पक्की ईंटों से बने होते थे। तो बहुत ही मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी थी इनके पास। तो यहाँ पे पक्की ईंटों से हमें घर बने हुए देखने को मिलते हैं और जो ईंटों का आकार होता था, वो निश्चित होता था। इनकी लंबाई, चौड़ाई और जो ऊँचाई होती थी, उनका रेशियो होता था 4:2:1 होता था। मतलब 4 यूनिट लेंथ हो गई, 2 यूनिट ब्रेडथ हो गई और 1 यूनिट क्या हो गई, इनकी हाइट हो गई। और ईंटों को या तो ये भट्टी में पकाते थे या तो क्या करते थे, धूप में सुखा लेते थे।
तो इस प्रकार से वो ईंटों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो ईंटों को या तो भट्टी में पकाया जाता था या तो धूप में सुखा कर इसका प्रयोग धूप में सुखा लेते थे और फिर से घरों का निर्माण करते थे। और जो हड़प्पा सभ्यता की जो 5वीं विशेषता सबसे बड़ी विशेषता है, ये इसके लिए तो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है कि इनका जो सीवेज सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे जो सड़कें थी, सड़कें ऐसे बनाई गई थी और उन्हीं के साथ नालियों का भी क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो जो सड़कें हैं और नालियाँ हैं, वो एक-दूसरे को समकोण पर क्या करती थी, काटती थी। तो यहाँ से जो घर बनाए जाते थे, इस घर की एक दीवार कम से कम नालियों से जुड़ी होती थी, ताकि घर का जो गंदा जल है, उसको नालियों में बहाया जा सके और उसे दूर शहरों से ले जाया जा सके। तो इनका जो सीवेज सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे हमें सीवेज सिस्टम देखने को मिलता है। और तो और यहाँ पे जो रहने के लिए घर बनाए गए थे, ये जो रहने के लिए घर बनाए गए थे, ज़्यादातर जो घर थे रहने के लिए, वो निचले शहर में बसे हुए थे। और तो और हर घर में एक आँगन होता था, आँगन मतलब खुला होता है और जिसके चारों ओर क्या बने होते थे, कमरे बने होते थे और आँगन का जो प्रयोग होता था, वो खाना पकाने के लिए किया जाता था। और हर घर के आगे वाले भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक कुआँ देखने को मिलेगा। जैसे आज भी हम गाँव में चले जाएँ तो हमारे घर के आगे क्या लगा होता है, एक नलका लगा होता है, वैसे ही यहाँ के हर घर के बाहर हमें क्या देखने को मिलते हैं, पानी पीने के लिए कुआँ देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो जो शहर था, वहाँ से हमें करीब 700 कुएँ देखने को मिले हैं, 700 कुएँ। देख रहे हो कितना वेल प्लान तरीके से इन्होंने पूरा अपने घरों को बना रखा था। और तो और हर घर में ही क्या देखने को मिलती है हमें, स्नानघर देखने को मिलते हैं, नहाने के लिए हमें स्नानघर देखने को मिलते हैं। नहाने के लिए हमें हर घर में क्या देखने को मिलते हैं, स्नानघर देखने को मिलते हैं और छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने सीढ़ियों का भी प्रयोग बहुत अच्छे से कर रखा था, सीढ़ियाँ बना रखी थी छतों पर जाने के लिए और तो और इनके जितने भी शहर थे, वो बड़े-बड़े दरवाजे मतलब शहर जो थे, उनको चारों तरफ से दीवारों से घेरा गया था और उसमें बड़े-बड़े क्या होते थे, प्रवेश द्वार होते थे, जिनको दुर्ग कहा जाता था। तो ये इनकी शहरों की विशेषताएँ हैं, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ये पता होना चाहिए क्या-क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, दुर्ग शहर और निचला शहर। बाढ़ से बचाव के लिए इन्होंने घरों को ऊँचे में बना रखा था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया था, नालियों का निर्माण बहुत अच्छे से कर रखा था, घर अच्छे बना रखे थे, आँगन बना रखे थे, घर के आगे में कुआँ होता था, हर घर में एक स्नानघर होता था, स्नानघर मतलब नहाने के लिए घर होता था, सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं और बड़े-बड़े प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं। तो ये इनके शहरों की विशेषताएँ हैं। उसके बाद हमें इसमें अगला टॉपिक पढ़ना है। इसमें हमारा अगला टॉपिक है ग्रेट बाथ, विशाल स्नानघर। तो ये इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कि विशाल स्नानघर क्या है? तो और विशाल स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो विशाल स्नानघर हमें देखने को मिलता है मोहनजोदाड़ो शहर से। और ये जो विशाल स्नानघर था, ये एक आयताकार जलाशय था, आयत के आकार का मतलब रेक्टेंगुलर शेप का एक जलाशय था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। कहाँ गया? ये रहा। ये ये विशाल स्नानघर है। ये देखिए आयत आयत के आकार का स्नानघर है। देखिए, आयत के आकार का बना हुआ है और ध्यान से देखेंगे तो इसके उत्तर में ये उत्तर दिशा दिख रही होगी, नॉर्थ साइड दिख रही होगी और ये साउथ साइड दिख रही है। इन दोनों साइड में क्या होता था, सीढ़ियाँ बनी होती थी इसके तल में मतलब नीचे जाने के लिए। और तो और इनके चारों तरफ ये जो ईंटों से बना रखा है, ईंटों का प्रयोग करके इसको पूरी तरीके से जलबद्ध किया गया था। जलबद्ध का मतलब होता है कि पानी इसमें भरा जाए तो पानी बाहर ना जाए या पानी नीचे ना जाए। तो देख रहे हो नीचे फर्श कर रखा है और चारों तरफ से ईंटें लगा रखी हैं, जिप्सम और गारे का प्रयोग कर रखा है मतलब पीओपी और गारे का प्रयोग करके इन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर को बनाया गया था। और कहा जाता है इसका प्रयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता था, मतलब कोई बहुत बड़ा त्योहार होगा या कोई बहुत ही बड़ा समारोह होगा तो उसके लिए इसका प्रयोग नहाने के लिए किया जाता था। तो ये लिखा भी हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपकी बुक में बताया गया होगा कि इनका प्रयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता था। अनुष्ठानिक कार्य का मतलब कोई विशेष समारोह होगा, मतलब कोई विशेष उत्सव होगा, तो उसके लिए इसका क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। उसके बाद हमारा 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। 6 टॉपिक भी छोटा-सा ही टॉपिक है कि हड़प्पा शहर की जल निकासी के बारे में बता दीजिए। आखिर हड़प्पा शहर अपने सीवेज सिस्टम के लिए पूरे विश्व में जाने जाते थे, तो इनका कैसा सिस्टम था, ये आपको बताना है। तो हड़प्पा शहर की जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे देखने को मिलती है, वो है इनकी जल निकास प्रणाली। तो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, एडवांस थी। यहाँ पे सड़कें और नालियाँ एक-दूसरे को समकोण पर काटती थी। नालियों के साथ गलियों को भी क्या किया गया था, बनाया गया था और तो और यहाँ पे प्रत्येक घर की एक दीवार को जैसे मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ, ये देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये देखिए, कैसे नालियाँ बना रखी हैं। ये देखिए ये सड़कें हैं और ये देखिए
पतली सी नाली जा रही है और ये देखिए, ये नाली आगे तक बनाई जाती थी, मतलब ऐसे बनाई गई है ये नालियाँ। तो देख रहे हो समकोण पर काट रही हैं सड़कों को, ठीक है? और यहाँ पे मतलब ऐसे घर बने होते थे, ये घर बना हुआ मतलब यहाँ पे ऐसे घर होते थे, ठीक है? जिससे घर की एक दीवार को कम से कम नालियों से जोड़ा जाए ताकि घर का जो गंदा पानी है, वो इन नालियों के सहारे यहाँ से बाहर चला जाए। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रत्येक घर की एक दीवार गलियों से जुड़ी होती थी ताकि घर के गंदे पानी को गलियों की नाली से जोड़ा जा सके। और यहाँ पे जितनी भी हमें नालियाँ देखने को मिलती हैं, वो ज़्यादातर पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से नालियाँ बनाई जाती थी। दिख रहा है? यहाँ पे देखिए ड्राइंग में, ये देखिए पक्की ईंटों से ये सारी की सारी नालियाँ बनी हुई हैं। और तो और इन नालियों को मिट्टी के गारे और जिप्सम के प्रयोग करके बनाया गया था और नालियों को ईंटों और पत्थरों से क्या कर दिया जाता था, ढक दिया जाता था, जैसे आज के समय में भी ये ढक दिया जाता है। और तो और इन नालों को साफ करने के लिए बहुत बड़े-बड़े हौदियाँ बनी होती थी, जिनको क्या कहा जाता था, सीवर कहा जाता था। तो सीवर कहा जाता था। तो ये बहुत ही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो एक विद्वान है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मैंके। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, उसमें भी उन्होंने इनकी इस बात का ज़िक्र किया है। ये देखिए, ये आपको बड़ी-सी नाली पे खड़े हुए दिख जाएँगे, अर्नेस्ट मैंके। ये देखिए, ये एक विद्वान है, जो एक नाली के पास खड़े हैं, ये बहुत बड़ी नाली है, देख सकते हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से ये हमें नाली प्राप्त हुई है। ये एक विद्वान खड़े हैं कोई और ये नाली को देख रहे हैं, बहुत ही बड़ी क्या है ये नाली है। और इन्होंने जो अर्नेस्ट मैंके हैं, इन्होंने कहा है, यह अब तक की खोजी गई सबसे अच्छी और सबसे संपूर्ण प्रणाली है। यहाँ पे हमें नालियाँ मतलब यहाँ पे जितने भी घर देखने को मिलते हैं, वो नालियों से क्या होते थे, जुड़े होते थे। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है? तो हमें ये पूरा का पूरा या बढ़िया से पढ़ लेना है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम देखेंगे अगली क्लास में।